हेलो गाइस, गुड 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 मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। क्या हालचाल है सब लोगों के? एकदम बेहतरीन। तो मैं लेके आ चुका हूं एक और बढ़िया बेहतरीन स्ट्रेटजी मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर को रिवाइज करने की। इट्स ए बेस्ट स्ट्रेटजी टू रिवाइज मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर इसको कर डाला तो एग्जामिशन पक्की। क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस क्यूआर कोड को कर लीजिए स्कैन, ताकि आपके पास में पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड होकर आपके पास आ जाए, ताकि मैं आपसे डिस्कशन कर पाऊं कि एग्जैक्टली इस पीडीएफ में हमको क्या क्या पढ़ना है और मार्जिनल को कैसे रिवाइज किया जा सकता है। तो फटाफट 10 मिनट में हम लोग ये समझेंगे कि मार्जिनल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे मार्जिनल को रिवाइज किया जा सकता है, क्या क्या चीजें हैं जो मार्जिनल में हमें रिवाइज करनी रहेगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्जिनल, एग्जाम में हमेशा आता है। कुछ बच्चों को बहुत ही इजी लगता है, कुछ बच्चों को मार्जिनल टफ लगता है। तो एक मॉडरेट रिस्पांस बच्चों का आता है इस चैप्टर के अंदर, या तो बहुत अच्छा लगता है या बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। तो अब इस चैप्टर को अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो एक तो मैंने इस पीडीएफ के अंदर आपको मार्जिनल का फुल रिवीजन वीडियो भी दे दिया है। अगर आप मार्जिनल को फुल्ली रिवाइज करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, आप मार्जिनल को पूरा का पूरा रिवाइज कर पाएंगे। 1 घंटे के अंदर आराम से इसको रिवाइज किया जा सकता है अगर आप 1.5 की स्पीड पे देख रहे हो तो, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पे डला हुआ है। अगर हम इसका पहला रिवीजन घर पे करें तो 6 से 7 घंटे लगने चाहिए, लेकिन लास्ट डे आपको 3 घंटे में मार्जिनल को निपटाना पड़ेगा। मतलब आप प्रिपेयर हो जाओ कि एग्जाम के एक दिन पहले इसको 3 घंटे में आराम से कर पाओ। अब मार्जिनल के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से, देखो एक तो सबसे पहले आपको मार्जिनल के सारे फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। वो सारे फॉर्मूले की शीट मैंने आपको यहाँ पे अटैच करके दे दी है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे सारे के सारे दे दूंगा, लिख भी रखे मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो काम आते हैं मार्जिनल के अंदर। लेकिन सबसे पहला काम आप यही करना, सारे के सारे फॉर्मूले निपटा दो। फिर आप क्या करो, आप बीईपी, एमओएस और सेल प्राइस, इन सब के सारे क्वेश्चंस की वैरायटी निपटा दो। एक दो क्वेश्चन आपको शटडाउन ब्रेक इवन पॉइंट के भी करने पड़ेंगे, वो मॉड्यूल में भी है, मेरे नोट्स के अंदर भी है। फिर कम से कम सेल्स मिक्स के 2-3 क्वेश्चन करना, जिसमें सेल्स मिक्स वैल्यू वाला भी लेना, सेल्स मिक्स क्वांटिटी वाला भी लेना। याद करो, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या वेटेड एवरेज पीवी रेशियो से आपको सेल्स मिक्स निकालना पड़ता है। 2 क्वेश्चन इंडिफरेंस पॉइंट के भी करना है। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में भी आया हुआ है, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक और मैनुअल वाला, जो आपको मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा। एक मेरे नोट्स में और आपको इंडिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन मिलेगा, तो वो कर लेना। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्जिनल के अंदर आता है की फैक्टर, जिसके अंदर हम लोग कम से कम 3 से 4 अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन मेरी बुक के अंदर है, टी कॉफी कार्डमम वाला, जो एग्जाम में भी आ चुका है। फिर हमारी बुक के अंदर और भी की फैक्टर के क्वेश्चन है, उनको बेहतरीन तरीके से करना। मॉड्यूल का भी की फैक्टर पूरा होना चाहिए, क्योंकि की फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसीजन मेकिंग इजी होता है, या तो वो आप लोगों से मेक और बाय डिसीजन मांग लेते हैं, यहाँ पे बनाऊं तो क्या कॉस्ट आएगी, खरीदूं तो क्या कॉस्ट आएगी। उन सब डिसीजन मेकिंग में ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट होती है। अगर आप कोई नया ऑर्डर ले लोगे तो उसके कारण आपको नई फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी, तो वो चीज आपकी प्राइसिंग में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें 1 या 2 पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी है जो मैंने क्लास में करवाए थे, जिसमें आपको नए ऑर्डर की प्राइस कैलकुलेट करनी थी कि नया ऑर्डर आ जाए तो क्या प्राइस उसकी कैलकुलेट होनी चाहिए। वो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्लास में तो मैं टॉपिक पढ़ाता भी नहीं हूं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे ये टॉपिक फिर भी एक बार पढ़ना है, तो इसका भी लेक्चर मैं क्यूआर करके यहाँ पे डाल रहा हूं। वैसे तो मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं है, कॉस्ट शीट के जैसे ही टॉपिक है, पर अभी तक पिछले 15-16 अटेम्प्ट मैंने देखे, कभी भी ये टॉपिक नहीं आया, क्योंकि ये फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है। मार्जिनल में इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट होते हैं, इतना बढ़िया फॉर्मूला होता है, इतने सारे की फैक्टर डिसीजन मेकिंग होते हैं, वो इतना सड़ा कॉस्ट शीट टॉपिक आपसे एग्जाम में क्यों पूछेंगे? मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैंने इसका क्यूआर कोड डाल दिया है, आप स्कैन करके आधे पौने घंटे के अंदर इस टॉपिक को निपटा सकते हैं। इसके बाद एक और चीज है मार्जिनल के अंदर जो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होती है, कि हम 3 तरह से हमारे कॉस्ट को बाइफरगेट करते हैं। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सब बच्चों को अच्छे से पता है व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज सेमी वेरिएबल। मार्जिनल में ये स्टेटमेंट बहुत ही काम का होता है। क्या? अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं तो आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करूं तो आता है प्रॉफिट। ये एक सिग्नेचर स्टेटमेंट है जो आपको पूरे मार्जिनल में यूज होने वाला है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, एक बार मैं फटाफट रिकैप कराऊं आपको फॉर्मूले का। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है सेल इनटू पीवी रेशियो, दैट इज सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन रेशियो। इससे भी आपका कंट्रीब्यूशन निकल जाता है।
पीवी रेशियो का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये एक फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला आगे और लिखा हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स से भी पीवी रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है। एक फॉर्मूला है सेल्स निकालने का जो कि बहुत सिंपल है, कंट्रीब्यूशन से पीवी रेशियो को, एक सिंपल सी बात है, देखो मार्जिनल में अगर कभी भी सेल्स रुपए में कैलकुलेट करनी हो तो आप डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे, और अगर आपको यूनिट्स में कैलकुलेट करनी हो तो डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब आप देख लो कि आप सेल्स रुपए में निकालने का बोला है कि यूनिट्स में निकालने का बोला है। अगर रुपए में निकालने का बोला है तो डिवाइड करो पीवी रेशियो से, यूनिट्स में निकालने का बोला है तो डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। अब अगर आपको सेल्स मिक्स ब्रेक इवन पॉइंट पूछ लिया जाए तो दो फॉर्मूले बनेंगे सर, एक क्वांटिटी में निकालने का, एक वैल्यू में निकालने का। अगेन वही बात है, आपको वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है अगर उन्होंने यूनिट्स में पूछ लिया तो, और अगर उन्होंने आपसे वैल्यू में पूछ लिया तो आपको वेटेड एवरेज पीवीआर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है वो यूनिट्स में पूछ रहे हैं कि वैल्यू में पूछ रहे हैं। इसके बाद एक और चीज मैंने आपको बताई थी, ब्रेक इवन पॉइंट और एमओएस का स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए आपको। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 60% ब्रेक इवन है, 40% एमओएस है, मतलब 24,000 यूनिट ब्रेक इवन की, 16,000 यूनिट एमओएस की, टोटल मिला के 40,000 क्वांटिटी है। अब आप एक चीज नोटिस करना, ये भी 60-40 है, 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 और ये भी 60-40 है। मतलब अगर आपको ब्रेक इवन और एमओएस का रेशियो दे दिया जाए और अगर आपको प्रॉफिट भी दे दिया जाए ना तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। अगर आपको फिक्स कॉस्ट दे दिया जाए ना तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आपको फिक्स कॉस्ट दे दिया जाए, प्रॉफिट निकाल दे दिया जाए तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट में एक खास बात है, जितना बीपी और एमओएस का रेशियो होता है वही फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का भी रेशियो होता है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूट करता है हमेशा फिक्स कॉस्ट को और एमओएस सेल हमेशा कंट्रीब्यूट करती है प्रॉफिट को। तो जो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो फिक्स कॉस्ट के लिए कमाता है और एमओएस हमेशा किसके लिए कमाती है, प्रॉफिट के लिए कमाती है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का पेट भरने में चला जाता है। तो ये ध्यान रखना, जो रेशियो बीईपी और एमओएस का रहेगा वही रेशियो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का भी रहेगा। ये चीज काम आएगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसके अलावा बीईपी सेल्स के फॉर्मूले तो मैंने आपको लिख ही दिए थे। एक और चीज है, ब्रेक इवन पॉइंट का ग्राफ कैसे बनाए। सर सिंपल है, ये बनता है सेल्स का ग्राफ और ये होता है कॉस्ट का ग्राफ, और जहां पे दोनों इक्वल हो जाए वो क्या पॉइंट कहलाता है, ब्रेक इवन। तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली आपकी बीईपी सेल्स है, और जो इसके बाद का पार्ट है ये आपकी एमओएस सेल्स है। इसका मतलब मैं अपनी ओवरऑल सेल्स को दो पार्ट में बांट सकता हूं। ये लॉस मेकिंग जो सेल होती है उसको हम बीईपी सेल बोलते हैं, और जिस सेल से हमको प्रॉफिट होना चालू हो जाए उसको हम एमओएस सेल्स बोलते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। तो इससे एक और चीज समझ में आती है, मुझे एमओएस के भी फॉर्मूले मिल गए। क्योंकि एमओएस सेल सिर्फ प्रॉफिट के लिए कमाती है तो हमारा एमओएस का फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो या प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जबकि बीईपी कमाती है फिक्स कॉस्ट के लिए तो फॉर्मूला बनता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका मतलब अल्टीमेटली दो सेल्स है, एक कमा रही है फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए और एक कमा रही है प्रॉफिट को कवर करने के लिए। दोनों का अपना अपना एजेंडा है साहब। मैं कमाऊंगा फिक्स कॉस्ट का पेट भरने के लिए, मैं कमाऊंगा प्रॉफिट का पेट भरने के लिए। तो जिसका पेट भरना है उसको रख दो न्यूमरेटर में, और ये तो मैंने आपको बताया ही था, अगर रुपए में निकालना है तो पीवीआर, क्वांटिटी में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो। इससे आपके बीईपी और एमओएस दोनों के पूरे फॉर्मूले बन के आ गए। बहुत बढ़िया। बीईपी का ग्राफ भी मैंने बनवा दिया। एक और कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कैश ब्रेक इवन पॉइंट। सर व्हाट एग्जैक्टली इज कैश ब्रेक इवन पॉइंट? जब आप सिर्फ कैश फिक्स कॉस्ट कवर करने की बात करो, इसीलिए इसका फॉर्मूले में ऊपर पूरी फिक्स कॉस्ट नहीं आती है, सिर्फ क्या आती है, कैश फिक्स कॉस्ट आती है। ये कहलाता है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट ये बताता है कि आप का कैश फ्लो कहां पे जीरो हो जाएगा, मतलब नो इनफ्लो नो आउटफ्लो कितनी सेल्स पे होगा, वो निकाला जाता है यूजिंग कैश ब्रेक इवन पॉइंट। अब एक और फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इजी है। ये फॉर्मूला मैं कॉस्ट के बेसिक से पढ़ाता आता हूं। जब भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी जाती है तो हम लोग सेग्रीगेशन करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते थे। आपको याद है फॉर्मूला क्या था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालने का फॉर्मूला था चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। ये फॉर्मूला मार्जिनल में भी यूज होता है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी यूज होता है, ये फॉर्मूला बजट में भी यूज होता है। जब भी हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट का बाइफरकेशन करना हो तो हम वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। ओके। एक और कॉन्सेप्ट कहलाता है इनडिफरेंस ब्रेक इवन पॉइंट।
सर व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिफरेंस ब्रेक इवन पॉइंट? ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों ऑल्टरनेटिव सेम आउटपुट या सेम रिजल्ट निकालेंगे, मतलब दोनों के प्रॉफिट लॉसेस जहां पे सेम हो जाए। दो ऑप्शन है मेरे पास, जिस यूनिट पे या जिस वैल्यू पे दोनों के प्रॉफिट लॉसेस एग्जैक्टली सेम हो जाए उसे हम इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो सर इसको निकालने का कोई फॉर्मूला बनता होगा? जी हाँ, जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, एक प्रोडक्ट की प्राइस है 100, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 60 और उसकी फिक्स कॉस्ट है 4000, जबकि इधर वेरिएबल कॉस्ट 30 है और फिक्स कॉस्ट है 10,000। मतलब हो क्या रहा है, एक जगह वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट कम है, एक जगह फिक्स कॉस्ट ज्यादा है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम है। तो मैं इनमें से कौन से ऑल्टरनेटिव पे जाऊं? वेरिएबल ज्यादा अच्छा है कि फिक्स ज्यादा अच्छा है? कम वेरिएबल ज्यादा फिक्स, कम फिक्स ज्यादा वेरिएबल, क्या बेटर है मेरे लिए? एक्चुअली इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडिफरेंस पॉइंट। और इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला बता दूं मैं आपको क्या होता है। इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट या चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट या चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट है 6000, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा स्क्रीन पे चेंज इन फिक्स कॉस्ट है 6000 और चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 30 रुपए। तो 6000 डिवाइड बाय 30 आपका इंडिफरेंस पॉइंट यूनिट्स में आ गया 1500। सर अगर इंडिफरेंस पॉइंट वैल्यू में निकालना हो तो ऑफ कोर्स चेंज इन पीवी रेशियो रख देंगे हम नीचे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के चेंज की जगह पीवी रेशियो रख दिया जाएगा, तो आपका इंडिफरेंस पॉइंट वैल्यू में भी निकाला जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है सर इंडिफरेंस पॉइंट डिनोट क्या करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेटा। इंडिफरेंस पॉइंट डिनोट करता है कि आपको वेरिएबल वाले ऑल्टरनेटिव पे जाना चाहिए कि फिक्स वाले ऑल्टरनेटिव पे जाना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपके इंडिफरेंस पॉइंट से कम सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप डिमांड कम है आपकी, लेस देन इंडिफरेंस है, तो ऑलवेज गो फॉर हाई वेरिएबल लो फिक्स कॉस्ट ऑप्शन। अगर आपकी सेल्स आपकी इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, आपकी डिमांड आपके इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, ऑलवेज गो फॉर लो वेरिएबल कॉस्ट हाई फिक्स कॉस्ट ऑप्शन। तो दोनों अल्टरनेटिव में से कौन सा अल्टरनेटिव चूज किया जाए? सिंपल है, अगर मैं कम वॉल्यूम पे काम कर रहा हूं तो लो फिक्स कॉस्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, और अगर मैं ज्यादा वॉल्यूम पे काम कर रहा हूं तो हाई फिक्स कॉस्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। तो कम वॉल्यूम में हाई वेरिएबल लो फिक्स, ज्यादा वॉल्यूम में लो वेरिएबल हाई फिक्स, ये ऑप्शन हमको हमेशा चूज करना पड़ेगा। ये है रिगार्डिंग इंडिफरेंस पॉइंट। एक और कॉन्सेप्ट आता है जीएसटी के अंदर, शट डाउन ब्रेक इवन पॉइंट का। अब सवाल आता है शट डाउन ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताता है? शट डाउन ये ब्रेक इवन पॉइंट ये बताता है कि अगर आपकी डिमांड इतने से कम हो जाए, जो भी शट डाउन ब्रेक इवन पॉइंट आएगा उससे कम हो जाए, तो आपको धंधे को चालू रखने की जगह टेम्परेरी बंद कर देना चाहिए। मतलब शटर डाल के बैठ जाओ घर पे, जब तक वापस सीजन नहीं आता तब तक के लिए शटर डाल के ऑफ सीजन में घर बैठ जाओ। धंधा चलाओगे तो ज्यादा लॉस होगा, धंधा बंद कर दोगे तो कम लॉस होगा, अगर आपकी डिमांड शट डाउन ब्रेक इवन पॉइंट से कम है तो। जैसे आइसक्रीम वाला एग्जांपल हम ले सकते हैं, 100 रुपए की आइसक्रीम है, 60 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 1 लाख की फिक्स कॉस्ट है। अगर सीजन बंद हो जाए तो फिक्स कॉस्ट सिर्फ 40,000 रुपए रह जाएगी। तो अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि इसको चालू रखना है या बंद करना है? मैंने कुछ एग्जांपल लेके बताया है कि अगर 1300 रखता हूं तो चालू रखने पे 48 का लॉस है, 40,000 का बंद करने पे 40 का ही लॉस है, मतलब इस केस में बंद कर देना अच्छा है। 1800 क्वांटिटी पे चालू रखने पे 28 का लॉस है, बंद करने पे 40 का लॉस है, मतलब इस केस में चालू रखना अच्छा है। मतलब इस केस में बंद कर देना बेटर है और इस केस में चालू रखना बेटर है। मतलब इसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा बीच में जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे, और जिससे कम में मैं बंद करना चाहूंगा, जिससे ज्यादा होगा तो मैं चालू रखना चाहूंगा, उस पॉइंट को शट डाउन ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? ये रहा फॉर्मूला, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसी फिक्स कॉस्ट जो कि बंद करने पे अवॉइड हो सके। मतलब अगर मैं चालू रखने पे कॉस्ट लगा रहा हूं 1 लाख और बंद करने पे कॉस्ट लगा रहा हूं 40,000 फिक्स कॉस्ट, मतलब मेरी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 60,000। इसको मैं बंद करने पे अवॉइड कर सकता हूं। तो दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस इन कॉस्ट भी बोल सकते हैं उसको, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मेरा फॉर्मूला बनेगा शट डाउन ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का। यूनिट्स में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करूंगा, और वैल्यू में निकालना है तो पीवी रेशियो से करूंगा। मार्जिनल में इन सब के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, क्या आती है वो? उसको बोलते हैं की फैक्टर डिसीजन मेकिंग। ये भी एग्जाम में बहुत आता है। की फैक्टर होता क्या है सर? की फैक्टर बहुत सिंपल, की फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड फैक्टर्स, वो स्केयर रिसोर्सेज जो कि आपके प्रोडक्शन को बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्शन
किसी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स के कारण बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे पास मशीन आर अवेलेबल नहीं, मेरे पास लेबर आर अवेलेबल नहीं, मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास डिमांड नहीं है। तो वो सब चीजें जो आपके प्रोडक्शन को बढ़ने से रोक रही है उसे बोलते हैं की फैक्टर। अब की फैक्टर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं? एक्चुअली की फैक्टर में हमेशा लेनी रहती है डिसीजन मेकिंग, रैंकिंग करनी पड़ती है कमोडिटीज की कि किसको पहले बनाऊं और किसको बाद में बनाऊं। और जब भी आपको की फैक्टर का डिसीजन लेना हो, सबसे पहले आपको ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। पहली स्टेप है फाइंड आउट करो की फैक्टर क्या है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, और नहीं दे रखा है तो जो सबसे कम है उसे की फैक्टर मान लो। मतलब जो चीज आपके पास सबसे कम है, मतलब जिससे आप सबसे कम प्रोडक्शन कर सकते हो, उसको की फैक्टर मान लिया जाए। ठीक है सर, तो या तो क्वेश्चन देगा की फैक्टर, क्वेश्चन बोलेगा रॉ मटेरियल की स्कैरसिटी है, क्वेश्चन बोलेगा लेबर की स्कैरसिटी है, तो इसको की फैक्टर मान लेना। क्वेश्चन कुछ ना बोले तो फिर आप ढूंढना इसमें से की फैक्टर क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा उसी को की फैक्टर मान लिया जाएगा। सर मान लिया, अब क्या करें? मान लो लेबर की फैक्टर है, तो अब क्या करें? सर पहले आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो और फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर निकालो, मतलब कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालो। तो पहले तो आप पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालो, फिर आप कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालो, और उसके बाद आप कर लो उसकी रैंकिंग कि कौन सबसे ज्यादा पर लेबर आर मुझे कंट्रीब्यूशन दे सकता है। जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आएगा उसके हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज को अलोकेट कर दो। लेकिन ध्यान रखना, रिसोर्सेज अलोकेट करते समय उसकी मैक्सिमम डिमांड भी देख लेना। ऐसा नहीं हो जाए कि हम सारे रिसोर्सेज ए को अलॉट कर दें और पता पड़े कि ए में तो मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है, तो आपने बना तो बहुत सारा लिया लेकिन बेच नहीं पाओगे। तो आप ए को उतना ही अलॉट करो जितनी मार्केट में उसकी डिमांड हो, उसके बाद आप बी पे शिफ्ट हो जाओ। तो आपको रैंकिंग करके 1 2 3 तीनों को अलॉटमेंट करना रहता है, पहले ए फिर बी फिर सी, अकॉर्डिंग टू दी मार्केट डिमांड। और फाइनली जितना इतना रिसोर्सेज अलोकेट किया है उसके हिसाब से आप उसका प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। ये स्टेप बाय स्टेप आप अप्रोच फॉलो करेंगे तो आप की फैक्टर के किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो की फैक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इन स्टेप्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। मार्जिनल में एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है मेक और बाय डिसीजंस, जिसके अंदर हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि इसको बनाने जाएं तो क्या कॉस्ट आएगी और इसको खरीदने जाएंगे तो क्या कॉस्ट आएगी। ध्यान रखना, जब हम बनाने जाएंगे तो हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो आपको इन एनी केस लगनी है, आप बनाओ या मत बनाओ। नहीं भी बनाओगे तो भी फिक्स कॉस्ट लगेगी, बनाओगे तो भी फिक्स कॉस्ट लगेगी, मतलब फिक्स कॉस्ट तो इररिलेवेंट हो गई। आप नहीं बनाओगे तो भी भरना है, बनाओगे तो भी भरना है, मतलब फिक्स कॉस्ट तो भूल जाओ, ऐसी कैसी लगनी है। तो आप ये देख लो, बनाने में वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है और खरीदने में क्या आ रही है। अगर दोनों में से बनाने में कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो फिर खरीदो, और खरीदने में ज्यादा आ रही है वेरिएबल से तो फिर बनाओ। तो ये आपको हमेशा मेक और बाय डिसीजंस के हिसाब से कंपैरिजन करना पड़ता है जब भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए। अब फाइनली मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं टू डू लिस्ट बिफोर एग्जाम्स। मतलब ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्जिनल के अंदर जो आपको एग्जाम्स के पहले कर लेने चाहिए। इसमें एक अच्छी खासी टू डू लिस्ट है। कारण ये है कि इसमें बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, पर ऑलमोस्ट पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में बहुत कम क्वेश्चन है जो मैं आपको टू डू लिस्ट के अंदर दे रहा हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर कवर हो जाते हैं। तो अगर आपने नोट्स के क्वेश्चन सारे कर लिए तो आपको फिर मार्जिनल में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप नोट्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेना, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन कर लेना, दैट्स इट। पास्ट एग्जाम में तो 2 ही क्वेश्चन है जो आपको करने की जरूरत है, बाकी सारे पास्ट एग्जाम निंटेंडो है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। और इसी के साथ अब आपको मार्जिनल का फुल फ्लेजेड एक मिल गया होगा परसेप्शन कि कैसे इस चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो। कुछ छूट तो नहीं गया आपके रिवीजन के अंदर, रिवीजन लेक्चर दे दिया, टू डू लिस्ट दे दी, तो ये मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा स्ट्रैटेजी प्लान हो गया। थैंक यू गाइज, आगे मिलेंगे और स्ट्रैटेजी वीडियोस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम देना है अपने को। थैंक यू गाइज।